स्टार्टिंग है। तो कल का टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम इज गोइंग ऑन। वैसे कल डिस्कशन हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया था। कुछ किसी को वहां से कोई डाउट को क्वेश्चन चाहिए, आप सब ना प्रॉब्लम भी लेकर आइए। तब होता है सिलेक्शन। ऐसे थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, आपका डाउट्स निकाल, कुछ किया ही नहीं आपने घर पे। इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही नोट करके यहाँ बैठे। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास डाउट्स हो, आपके पास प्रॉब्लम्स हो, गेम नहीं करके देखा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने कल कॉलम भी टिक करवाई थी, एनसीईआरटी की, वो सारी हो गई। पर इन लोगों ने देखी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं हुआ। अदर बुक को फॉलो करो। अब 2.8 में हाफ पार्ट हुआ, हाफ नहीं हुआ, दिखाओ 2.8। आप पहले आके 10 मिनट डाउट डिस्कस किया मैंने। बातें फिर भी नहीं, ऐसे नहीं। जैसे करनी थी हम वैसे ही रहेंगे। देखो 2.8 क्वेश्चन गया है। ये 2.8 तो भी दिया नहीं। नंबर ऑफ फोटोज निकाले नहीं बोला। आपसे 2.7 बोला था, 2.7 हो गया था। बस यही हुआ ना, यही बोला था। और एक ये परसों कहा था मैंने 1 to 4 करने के लिए। ये तीन न्यूमेरिकल्स बोल रहे थे, हो गए 41, 42, 43। पीछे गर्ल्स किसी से हुए? वो किसी ने किया ही नहीं ना, क्योंकि आप ऑनेस्ट नहीं है। जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे ना, तो सिलेक्शन कहां से होगा? मेहनत करिए, देखिए ऐसे इतना आसान नहीं होता। सोचे कि बस मैंने कहा ना, बायोली आप डॉक्टर बन गए, नोट्स हो। 10 बार भी एफर्ट्स करके रिजल्ट नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। देखो आज की थ्योरी है हमारी ये। ऐसे आप लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है, एक्चुअली कल मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का क्लास को डिस्कस किया था। और इसकी आपको 4 ऑब्जर्वेशन बताई थी, इसको मैं लिखवा नहीं पाया था। इसकी ऑब्जर्वेशन नोट करिए आप लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन नोट करिए, हेडिंग ऑब्जर्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी 4 ऑब्जर्वेशन नोट करिए। देख लीजिएगा फटाफट। देखो इसकी 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है। पहली ऑब्जर्वेशन है, देखिए, no emission of electrons takes place. No emission of electrons takes place. No emission of electrons takes place. No emission of electrons takes place if light has frequency. No emission of electrons takes place if light has frequency less than a specific frequency. No emission of electrons takes place if light has frequency less than a specific frequency called threshold frequency. Called threshold frequency. Called threshold frequency. अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं। ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन है। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में होता है इसका नाम बेली आवर्ती। देखो ये पहली ऑब्जर्वेशन। कल भी आपसे कहा गया था, अगर आप एक मैटर लेंगे, उस पर लाइट डालेंगे, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाली थी, तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, मैंने कल भी कहा था। अपने फिजिक्स के नोट से पढ़ के आना। दूसरा पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। The kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency. तीसरी ऑब्जर्वेशन, kinetic energy of photoelectrons, kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity. तीसरा पॉइंट है, the kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity.
इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी को अप डाउन करने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमारा चौथा पॉइंट है ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी। और चौथा पॉइंट है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। ये चार ऑब्जर्वेशंस है, जब ये प्रैक्टिकल लैब में करके देखा गया ना, ये चार रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, अब देखो जरा इसका मीनिंग समझना। देखो ये सब ना फिजिक्स में हमने पढ़ा है, मैंने कल ही बोला था, आप लोगों को सच में पढ़ना नहीं आता, बहुत गलत तरीका आपका पढ़ने का। देखो ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, आप मेहनत ही नहीं करते, घर पे आपके एफर्ट जीरो है। ऐसे पढ़ाई होती है क्या? मैं तो, मुझे लग रहा है कि शायद क्लास ना ही ले पाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम खराब होता है ऐसे। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, बेकार टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये चार ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी। अब देखो इन ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकल के आया। जब आप लाइट डाल रहे हो, लाइट की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मैंने कल भी आपसे कहा था इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में सारा रोल किसका है? एनर्जी का। और क्लासिकल थ्योरी बोलती है एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इनका निकलना या निकलना ना निकलना ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। जबकि डिपेंड कर किसके ऊपर है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पढ़ के देख सकते हो पहला पॉइंट, वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि डिपेंड करना चाहिए इंटेंसिटी के ऊपर। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वो भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट में तो साफ दिख ही रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। देखो ये सारी बातें यहां से क्लियर करनी है। जो हमारा ये फॉर्मूला है, जो क्लासिकल थ्योरी से आया था, ये फेल है। ये फॉर्मूला बिल्कुल फेल है, ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। ये जो हमारी चार ऑब्जर्वेशन है, इन चारों का आंसर इसके पास नहीं है। जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम कल से यही सीख रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या ड्रॉबैक्स है। हमने कल स्टडी किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और आज ये स्टडी किया, दोनों के अंदर यही प्रॉब्लम आई। ये दोनों इस वाले फॉर्मूले से एक्सप्लेन नहीं होते। अब एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट emission of electrons, it is clear that emission of electrons depend upon energy, depend upon energy which depends upon intensity, which depends upon intensity according to classical theory. It is clear that emission of electrons depends upon energy which depends upon intensity according to classical theory. It shows emission of electrons, it shows emission of electrons, their kinetic energy, it shows emission of electrons, comma, their kinetic energy must depend upon intensity. Their kinetic energy must depend upon intensity. But it does not happen practically. Must depend upon intensity, but it does not happen practically. But it does not happen practically. It shows wave theory. It shows a wave theory cannot explain this experiment. It shows wave theory cannot explain this experiment. It shows wave theory cannot explain this experiment. देखो साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि वेव थ्योरी के पास कोई आंसर नहीं है।
वेव थ्योरी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। वेव थ्योरी फेल है। वेव थ्योरी के पास कोई आंसर नहीं। बोलो आ रहा है समझ? मैंने ये समझाने की कोशिश की है, इलेक्ट्रॉन का निकलना एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सब कुछ इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं रहा, सबको डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे फिर फेल हो गई। ये वाला फॉर्मूला हमारा काम ही नहीं कर। तो दो चीजें देखो हमारे सामने अब तक आ चुकी हैं, एक तो ब्लैक होल रेडिएशन जो हमने कल सीखा था, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये दो ऐसे प्रयोग है, ये ऐसे दो एक्सपेरिमेंट है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ये बता दिए मैंने आपको। अभी ने फिर एक्सप्लेन कैसे करें, अब क्वेश्चन है इनको एक्सप्लेन कैसे करें, हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है, अब इसके लिए एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जब वो थ्योरी क्लियर होगी उसके बाद ये बातें एक्सप्लेन होंगी। अब हेडिंग है हमारा इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जिसे कह सकते हैं। टॉपिक नेम इज ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद हमें सारी बातें क्लियर होगी ये कैसे कैसे हुआ था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बड़ी बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है इस थ्योरी का, तो ऐसा अटेंशन पे करें। देखिए पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्वांटम किसको कहते हैं, क्वांटम का क्या मीनिंग है, पहले क्वांटम शब्द जैसा आप ध्यान दो। जैसे मान लीजिए आपके पास अब 500 रुपए का नोट है, आप मार्केट गए, आपने किसी चेंज मांगा, चेंज खुले पैसे दे दो, तो वो आपको क्या करेगा, दो नोट, दो 200 के एक नोट 100 का दे देगा। आपने फर्दर उससे खुले पैसे मांगे, वो 50 का दे देगा, 20 का दे देगा, 10 का दे देगा, 5 का दे देगा। पता क्या होगा, वो 500 रुपया आखिरी में आ गया ना, ऐसे चेंज होता होता लास्ट में वो 1 रुपया मिल जाए। अब आपके पास 1 रुपया आ गया, अगर दुकानदार से बोला मुझे इसका भी दे दो चेंज, तो इसका चेंज नहीं आपको मिलेगा। आप जानते हो 1 रुपए से कम मार्केट में चलता ही नहीं, 1 रुपया कम से कम है। आप 500 रुपए खुले कराते रहो, दो नोट 200 के मिल गए, 100 का मिल गया, 100 के बाद 50 का मिल गया, 50 के बाद 20 का मिल गया, ऐसे करते करते आखिरी में आपको 1 रुपया मिल गया। अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको नहीं आप ब्रेक कर सकते। ये क्या है पता है, क्वांटम। हम इसे क्वांटम कहेंगे, क्वांटम। देखिए कॉमन से देखो, और एग्जांपल देखते हैं, चौक की बात करते हैं। आप किसी ने मुझसे बोला इसके 2 पीस कर दो, मैं यहां से पकड़ के भी तोड़ देता हूँ। फिर किसी ने कहा 2 पीस कर दो, फिर ऐसे कर देता हूँ। ऐसे करते करते आखिरी में क्या हुआ, इतना छोटा बन जाएगा ये कि वो आगे टूट ही नहीं पाए, वो आगे टूट नहीं सकता, उतना छोटा बन जाएगा। वो जो छोटा पार्ट टूट ही नहीं पा रहा, वो क्या है, वो क्या है, क्वांट। देखो क्वांटम की सबसे खास बात पता है क्या, क्वांटम टूटता नहीं। क्वांटम के बारे में आप लिख सकते हो, अलग से लिख लो कहीं पे, ये अपने वर्ड से मेंशन कर लो, ये ब्रेक नहीं होता, ये टूटता नहीं। क्वांटम इतना छोटा पार्ट है कि आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो क्वांटम की ये सबसे खास बात है, इसको ये टूटेगा नहीं। अभी क्वांटम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बता देंगे, अगला ध्यान दो इस थ्योरी को। जब आप इस थ्योरी को समझते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। अब थ्योरी के कुछ पॉइंट है, पहले वो समझने होंगे, उसके बाद हमें आगे क्लियर होगा। अब यहाँ देखो सब बच्चे, देखो प्लैंक की थ्योरी ये बोलती है, देखो अब सब अटेंशन पे ना, जितने भी रेडिएशन होते हैं ना, रेडिएशन हिंदी में कहते हैं विकिरण, रेडिएशन आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। अभी लिखेगा नहीं कोई बच्चा, सब आप बोर्ड पे ध्यान दें, रेडिएशन आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। देखो ये पहला पॉइंट है इस थ्योरी का। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार नहीं होना। जो चीज लगातार होती है उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ये चीज लगातार नहीं है। देखो इसका मतलब समझो आप, जैसे कहीं पे ये कोई रेडिएशन आ रहे हैं, देखो ये लगातार आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, कहीं बीच में गैप नहीं है। अब मान लीजिए देखो रेडिएशन आ रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो, लगातार नहीं है ये, बीच में गैप है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर। देखो ये होता है डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर, इसको डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी। समझ रहे हैं आप, इस थ्योरी का पहला पॉइंट था कि रेडिएशन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, इस तरह से होते हैं, में क्रैक्स बने हुए होते हैं।
ये डिसकंटिन्यूअस होने का इंडिकेशन, और ये जो इंडिकेशन है ये कॉन्टिन्यूअस होने का इंडिकेशन। वेव थ्योरी आती है ऐसे होता है, और प्लैंक थ्योरी बोलती है इस तरह से होता है। ठीक है, अभी देखेंगे दूसरा पॉइंट। प्लैंक की थ्योरी ये कहती है रेडिएशन आर कंसिस्ट ऑफ, ये जितने भी रेडिएशन है, विकिरण है, आर कंसिस्ट ऑफ, ये मिलके बने होते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के मिलने से बने होते हैं, ऊर्जा के बंडल, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। देखो इनका नाम उसने क्वांटम रखा था। देखो जैसे ध्यान देना, ये देखो आपके सामने डॉट्स है ना, ये एनर्जी के पैकेट है, ये ऊर्जा के बंडल है, इनमें एनर्जी है। उसने इनका नाम रखा था क्वांटम, ये सारे क्वांटम है। इन द केस ऑफ लाइट, इन द केस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन। अगर ये लाइट होती तो उसको फोटोन कहना पड़ता। बात एक ही होती है, एनर्जी पैकेट है ये बेसिकली, ऊर्जा के बंडल। तीसरी बात ये कही थी प्लैंक ने, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसने कहा था जो इनकी एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी बोलती थी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। प्लैंक थ्योरी ने इसको चेंज कर, प्लैंक ने कहा एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये जो ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका भी। एक बात और आपको पता है, ये हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक का नियतांक पढ़ा हुआ आपने सबने, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, हम इस न्यू को तोड़ भी सकते हैं। न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, हमने कल सीखा था। लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, काफी प्रॉब्लम्स मिलती है। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चौथी बात उससे और कही थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जरा पहले अभी शुरू के 2 पॉइंट लिखो, इसको लिखो पहले दोनों पॉइंट, नोट करो यहां से। पहला पॉइंट तो यह कि रेडिएशन आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। जितने भी रेडिएशन आते हैं वो लगातार नहीं आते, उनमें गैप्स होते हैं, डिसकंटिन्यूटी। क्लासिकल थ्योरी बोलती है लगातार आते हैं, क्लासिकल थ्योरी बिलीव करती है कॉन्टिन्यूअस में। क्वांटम थ्योरी बोलती है, ये बताइए। इंटरफ्रेंस भी ऐसे ही होता है, वो भी वेव के अंदर होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस सारे वेव में होते हैं। नहीं नहीं, आप एक चीज बैठिए एक मिनट। अगर कोई चीज रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्रैक्शन कर रही है, डिफ्रैक्शन कर रही है, इंटरफ्रेंस तो वेव है वो, उसको वेव कहेंगे। हमने उसमें 2 बातें बताई थी बस, आगे और बताया नहीं था। तो आगे पॉइंट आते रहेंगे, वरीड ना होइए। तो रेडिएशन आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, पहला पॉइंट ये है। रेडिएशन आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के मिलने से बना होता है, कॉल्ड क्वांटम। इन द केस ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन्स, लाइट वाले केस में फोटोन्स के। और इसका तीसरा पॉइंट ये था कि जो एनर्जी है ना, ऊर्जा है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आवर्ती के समानुपाती। फिर हमने यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट लगा लिया, तो ई इज टू एस सी बाय लैम्डा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बन जाता। देखो सब फिजिक्स से बड़ा होता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हमें तो सीधा अप्लाई करना चाहिए। तेरे क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक चौथा पॉइंट और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत काम का है। देखिएगा, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड, जो निकाली जाती है अपने में से ऊर्जा, इसे कहते हैं एमिटेड, इसको हिंदी में उत्सर्जित कहते हैं। टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब,
और एब्सॉर्ब्ड, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ, is the whole number multiple of, is the whole number multiple of energy of one quantum. Total energy emitted or absorbed is a whole number multiple of energy of one quantum. Total energy emitted or absorbed is a whole number multiple of energy of one quantum. देखो इसका मीनिंग समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो देखो जो कुल ऊर्जा होती है ना, कुल ऊर्जा, सब बोर्ड पे ध्यान दो। जो कुल ऊर्जा होती है जिसे हम ई बोल सकते हैं, वो ना एक क्वांटम की एनर्जी, देखो ये एक क्वांटम की एनर्जी है, उसका ना होल नंबर मल्टीपल होती है। देखो ध्यान दो, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण गुणित। ये जो एन है ना, एन, देखो जो ये एन है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये होल नंबर होती है। देखो देखो एन की वैल्यू इस तरह से होती है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे। आपको एन हमेशा होल नंबर में मिलेगा, ये एन की खास बात है। एन हमेशा होल नंबर में होगा। ये जो एन की वैल्यू है ना, हमेशा होल नंबर, ऐसा नहीं कभी 1.2 हो गई या 1.1 हो गई, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा होल नंबर में। ये कभी भी ना दशमलव में, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। अच्छा बताओ होल नंबर क्यों होगी, सोच के बताओ क्यों होगी होल नंबर। क्योंकि आप क्वांटम को तोड़ नहीं सकते हैं, मैंने शुरू भी कहा था आपसे। देखो क्वांटम का मैंने मीनिंग बताया था, क्वांटम टूटता नहीं है। देखो सब सुन ले, क्वांटम कभी टूटेगा नहीं, क्वांटम कभी ब्रेक ही नहीं होगा, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे होल नंबर मिलेगा। देखो ध्यान दो सब लोग, इस फॉर्मूले की सबसे खास बात है, ये तो हमारी टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा, ये एक क्वांटम की एनर्जी है। ये जो नंबर यहाँ पे होगा हमेशा होल नंबर होगा। जैसे मान लो हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ क्वांटम निकालने हैं, क्वांटम हमारे 1.9 आ गए, तो 1.9 ही लिखने पड़ेंगे, हमें 2 लिख के लिख देना चाहिए ऐसे। देखो क्वांटम कभी डेसिमल में हो ही नहीं सकते, क्वांटम तो हमेशा पूरे के पूरे नंबर होते हैं, क्वांटम को आप तोड़ ही नहीं सकते। तो इस फॉर्मूले की खास बात ये, आप में से किसी को पता है, अगर कभी किसी फॉर्मूले में ऐसे शर्त रखी जाए कि एन को होल नंबर ही होना है, कि क्या बोलते हैं ऐसे, क्वांटाइजेशन। इसका फिजिक्स में नाम होता है क्वांटमीकरण, ऐसे बोलते हैं वो लोग। हम इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं, इस कंडीशन को क्वांटाइजेशन लिख सकते हो। ये देखो ये सब बातें फिजिक्स में आपने पढ़ी होंगी, ये देखो आप घर पे कोशिश भी नहीं कर, वो तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है। आप बिल्कुल ही मेहनती बच्चे नहीं है और बेकार में टाइम खराब करना। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके घर से, आपको घर पे एफर्ट्स ही नहीं है। हम मजाक समझ रहे हैं, बस हो जाएगा ऐसा सिलेक्शन, वैसे तो इम्पॉसिबल। सुनने के लिए यार चाहिए। चैप्टर पूरा करके फिर आपको देखने को बनाने आएगा, अच्छी बात। तो इसे क्वांटाइजेशन बोलते हैं, रिमेंबर। एन यहाँ पे 1 2 3 4 5 आंसर, ऐसे कोई होल नंबर आपको मिलेगा। ये थ्योरी हमारी पूरी हो गई। अब इस थ्योरी को पूरी करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स अभी करते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और है, इसको भी सीख लेते हैं। एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी ऐसे ई बराबर SC1 लैम्डा है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब हम कंपटीशन में इसकी वैल्यू भी रखें, इसकी वैल्यू भी रखें, तो हमारा टाइम बहुत खराब होगा। तो हमने एक शॉर्टकट बना रखा है, हमने इन दोनों को पहले सॉल्व कर दी। देखो इनको सॉल्व करने से वैल्यू आती है 1243। सुन लो पहले, इसका शॉर्टकट है, ये हमने पहले सॉल्व कर दिया, और अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा होना चाहिए नैनोमीटर में। देखो ये फॉर्मूले का शॉर्टकट बता रहा हूं, तो आपको एनर्जी यहां से मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो ये हमारे पास एक शॉर्टकट बन गया, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिशन के सारे यहाँ से करेंगे। नोट कर लीजिए, बोलो आ रहा है समझ। अब सारे कांस्टेंट रखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, टाइम खराब होता है। तो अपने टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट बना दिया। एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1243 अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे नैनोमीटर में होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला ये है, न्यूमेरिकल से बहुत काम आए। चलिए फिनिश हुआ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पूरी हुई। देखिए हमारा अगला हेडिंग है इसके बाद, एक्सप्लेनेशन ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो एक्सप्लेन करते हैं, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस तरह से हुआ था कल।
अब उसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। वॉइस लगा कर बोले यार, अभी क्वेश्चन पूछो तो किसी का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन बातें कभी खत्म नहीं होंगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी को इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन सीखा था। कल एक ब्लैक बॉडी को हीटिंग करने से क्या हुआ था बताओ, अच्छा बिना देखे बताओ, बिल्कुल नोट्स मत देखो, बताओ अपने अपनी मेमोरी से। देखिए पता लगे ना क्लास में आप कितना ध्यान सुनते हैं, बताओ एक वॉइस कोई भी खड़ा होकर बताए, चलिए इनमें से को बताए। कल एक ब्लैक बॉडी को हीटिंग करने से क्या हुआ था आप बताओ। हाँ सब गर्ल्स ना आराम से बैठे, आपको नोट्स मत देखे, आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ब्लैक बॉडी को गर्म करने से क्या हुआ था कल। उसकी गति तेज हो गई थी, ये हुआ था पक्का? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हुआ था। जो आप कह रहे हैं वो कुछ और चीज है। ब्लैक बॉडी को हीटिंग करने से क्या हुआ था आप बता दीजिए, आप उनसे बता रहे हैं। इनको बोलने दो, नहीं या तो बात ना करो, फिर आराम से बैठ जाओ। हाँ बताओ, बस इतना सा हुआ था, गलत कह रहे हैं आप। हीट एब्जॉर्ब हो गई थी, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। हम उसके बाद क्या हुआ था, चलो गर्ल्स में से को बताए, आप बता सकती हैं ऑनेस्टली, बिल्कुल जिसको आता है ईमानदारी से बताए। चलो बताओ फिर। सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है अपने पास से, ये आप पढ़ के देख लिए, निकालिए नोट्स अभी। आपने घर पे रिवाइज हो तो पता तो लगे क्या हुआ, आपने घर देखा ही नहीं बस घर पे। एक मिनट प्लीज, इनको देखने दीजिए, ये बाकी लोग बैठे हैं ना, ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ के देखिए ब्लैक बॉडी को हीटिंग करने से क्या हुआ, क्या एक्सपेक्ट किया था और हो क्या रहा। किसी की आवाज आए बिल्कुल, जितना काम करिए मैं नोट्स पे लिखा। तो कहता है हीट एब्सॉर्ब हो गई, ये कोई थोड़ी नहीं है। तो मेन चीज था उस पर जरा फोकस तो करिए। ब्लैक बॉडी को हीटिंग करने से क्या हुआ था, हमने क्या सोचा था, हो क्या रहा था। बात ना करिए, वॉइस किसी की आवाज बिल्कुल है, अपने नोट्स को बिल्कुल आराम से बैठ जाए। आपके नोट्स में कल लिखा हुआ है, वहां से पढ़ सकती हैं, उसको क्या लिखनी है मतलब, ये आपकी रीडिंग घर पे करनी है। नोट्स पे लिखा है, नोट्स को पढ़िए, नोट्स बनाने का पर्पस यही होता है हमारा। क्या हुआ, क्या आपको बताया मेरे को फिर से। फ्रैक्शन में कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमने ब्लैक बॉडी को हीटिंग करके रिफ्रैक्शन हुआ, पढ़ के देखिए। पढ़ना जरा, रीडिंग करना, क्या लिखा हुआ आपने, पढ़िए। ये आपने पास से बता दिया रिफ्रैक्शन हुआ, हमने तो ये वर्ड बोला ही नहीं है आपने। ये मैं आपको रिलाइज करना तो आपको क्या कर, ये है हमारी ईमानदारी। क्या हम सोच रहे हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होंगे। कई लोग लिख भी नहीं रहे हैं, तो वो भी ठीक से नहीं लिखा जा रहा है मन से कि मीनिंगफुल लिखा हुआ हो। उनको ये नहीं पता हमने लिखा क्या, बस वो टाइम पास हो गया। देखो सच्चाई आपके सामने आ रही। जब एक ब्लैक बॉडी को हिटिंग किया गया था, देखो ध्यान से सुना करें, बच्चे नहीं है आप लोग, 11वीं 12वीं तो आ चुके हैं, 12वीं पास हो चुके हैं, आपसे बढ़िया 11th के बच्चे पढ़ लेंगे। और आपकी हालत क्या है देखो, शुरू से हमारी जो हैबिट्स बनी हुई है और बहुत खराब है ऐसे। कल क्या हुआ था, जब ब्लैक बॉडी को हमने हिटिंग की थी, यहाँ से रेडिएशन निकले थे, ये किरणें निकल रही थी यहाँ से। हमने ये सोचा था रेडिएशन जो निकलेंगे वो एक ही रंग के निकलेंगे। हमने कल ये एक्सपेक्ट किया था, हमारी उम्मीद थी कि रंग एक ही होगा। सिर्फ क्या होगा, कभी रंग गहरा होगा, कभी हल्का होगा। मैंने कल ये 3 बार रिपीट किया था कि कभी ये कलर बहुत डार्क हो जाएगा, कभी मॉडरेट होगा, कभी लाइट होगा, बोला था मैंने आपसे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा था, रंग ही बदल रहे थे। लिखा है बुक में, नोट से पढ़ के देखो साफ साफ, उसमें बोला था कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कलर मस्ट बी सेम बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, बट कलर चेंजेस, रंग बदल रहे थे। इनका रंग बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई, इसके पास तो आंसर था ही नहीं। अब देखो आज हम लगाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम प्लैंक थ्योरी में ये फॉर्मूला पढ़ के आते, आपने यहाँ पे गर्म करना शुरू किया, कभी टेम्परेचर कुछ किया, कभी कुछ किया, तो टेम्परेचर ने किसको प्रभावित किया, किसको अफेक्ट किया, एनर्जी। और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब ये हुआ
कभी तो ये रेडिएशन किसी और फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे, कभी किसी और फ्रीक्वेंसी के, उनकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहेगी। और जब इनकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जब इनकी आवृत्ति बदलेगी, तो कलर तो अपने आप बदलेगा, क्योंकि हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। देखो सुनो, हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। कलर बदलने के पीछे रीजन था ये वाला फॉर्मूला सही होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है, ये तो इसको बता ही नहीं पा रहा। लेकिन जो प्लैंक की थ्योरी है, प्लैंक की थ्योरी कह रही है आपने टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर ने एनर्जी को अफेक्ट किया, एनर्जी ने फ्रीक्वेंसी को बदला, और फ्रीक्वेंसी के बदलने से कलर आपके अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हर कलर की, जो हर रंग की हमारी जो आवृत्ति है वो अलग अलग है। लाल रंग की कुछ और है, नीले की कुछ और है, पीले कुछ और है, ऐसे हर एक की अलग अलग। इसलिए यहाँ पे कलर बदल रहे हैं। मेरे को पता लग गया। हम कह सकते हैं कि भाई प्लैंक्स थ्योरी इसको बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देती है। बोलो बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोलो। वो वाला फॉर्मूला नहीं चल पा रहा, वो तो फेल हो गया। वो तो समझा ही नहीं पा रहा है क्यों हुआ। ये वाला फॉर्मूला बता पा रहा है कि इसके पीछे रीजन है। तो प्लैंक थ्योरी, उसको हमने सही माना कि प्लैंक की थ्योरी सही है, ये क्लासिकल थ्योरी फेल हो चुकी। अब इसे कोई नहीं फॉलो करता, इसमें कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो हमारा मानना था। मैंने पहले भी कहा था ये आज से 130 ईयर्स पहले की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी इसको मानती है। बोलो क्लियर हुआ? लिखिए इसका आंसर। देखिए, एज एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, as energy depends upon frequency, as energy depends upon frequency, and energy varies with temperature, and energy depends upon frequency, and energy varies with temperature. So, as energy depends upon frequency and energy varies with temperature, so with change in temperature, with change in temperature, frequency of radiations changes, frequency of radiations changes, it changes color. Frequency of radiation changes, it changes color as different colors have different frequency. It changes color as different colors have different frequencies. Different colors have different frequencies. हर रंग की आवृत्ति अलग अलग होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, कलर बदलने लग गए, रंगों में अंतर आने लग गया। ये बात कल क्लासिकल थ्योरी बताने वाली थी, आज से क्वांटम थ्योरी ने बता दी है। आई बात सबको समझ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पढ़ के देख लो मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुना करो फिर लिखा जाएगा। पढ़ के देखो, एक बार रीडिंग करो, देखो क्या हुआ है। अब कल के टॉपिक को पढ़ के देख सकते हो, आज भी अब क्लियर हुआ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों हुआ था। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि टेम्परेचर के बदलने से, तापमान के बदलने से ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा आवृत्ति भी निर्भर करती है, हर रंग की आवृत्ति अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर तापमान को बदलने से अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों के विकिरण निकलते हैं। कि आवृत्ति बदल गई ना, आवृत्ति बदलेगी, रंग तो बदलेगा ही बदलेगा। तो कहने का मतलब हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। प्लैंक का जो फॉर्मूला है वो उसको बता रहा है। अब यहां देखो, अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी बात करी जाएगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए इसको देखते हैं। देखो पूरी फिजिक्स से आप कल को जाके नोट्स पढ़ने का ना इतना टाइम बचता है। आपको पता नहीं है, यहाँ पे क्लास में बहुत टाइम की बहुत लिमिटेशन है। ये कोई ऐसा नहीं कि फ्री जितना मर्जी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे तो 2-3 घंटे 4 घंटे में तो सारा काम निपटाना है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या केमिस्ट्री है, ये मैटर के ऊपर लाइट डाली आपने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। ठीक है, आपको पता है ये जो लाइट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऐसे लाइट को भी इस्तेमाल करो।
अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने सब फिजिक्स से पढ़ी। जैसे एक डेफिनेशन आती है वर्क फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य फलन। इसका हिंदी नाम था कार्य फलन। बताओ कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है आप में से? बताओ बॉयज, किसे कहते हैं फिजिक्स में कार्य फलन? हाँ, अपने फिजिक्स पे टेस्ट कर लो, आप फिजिक्स इतनी आती, सबने पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम में किया होगा, 12th बोर्ड में किया होगा। बताओ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है पर्टिकुलरली कार्य फलन किसे कहते हैं? चलो बताइए, आप ही बता दीजिए। करेक्ट। देखिए ये हमारे पास मेटल है, हम यहाँ लाइट डाल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी भी लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आप जो लाइट डाल रहे हो ना, हर बार नहीं इलेक्ट्रॉन निकलते। जो आपको कम से कम एनर्जी लगानी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये कॉमन सी बात है। जो कम से कम ऊर्जा खर्च करनी है, उससे कम ऊर्जा पे कुछ भी नहीं होगा। या छोटी सी बात मान लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक बार मुझे खर्च करने पड़े 4 जूल, एक बार मुझे खर्च करने पड़े 5 जूल, 7 जूल, ऐसे मुझे ना अलग अलग एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना अलग अलग एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, हर एक के लिए मुझे अलग अलग एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अब इनको ध्यान से देखो, मैंने सबसे कम एनर्जी कितनी खर्च करी? 2 जूल। इससे कम तो नहीं खर्च करी। ये कौन है? ये है वर्क फंक्शन। इसे कहते हैं कार्यफल। देखो आपने इसका मतलब कुछ समझा ही नहीं 12वीं में, याद कर लिया था जरा, समझते तो बहुत आसान हो जाती। जो कम से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, कम से कम ऊर्जा ये खर्च हुई, तो पक्की बात है कार्यफल। देखो इसके डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required for the emission of electrons, minimum energy required for the emission of electrons from a metal, minimum energy required for the emission of electrons from a metal is called work function। जो आप कम से कम ऊर्जा लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, हिंदी में कहते हैं कार्यफलन। देखो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसा ध्यान दीजिएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। देखो ये इसका फॉर्मूला है। ये तो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डेली आवृत्ति। इसका नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आल्सो कॉल्ड डेली आवृत्ति। इसको हमने अगर ऐसे लिख दिया ना, इसको लैम्डा डॉट तोड़ दिया हमने, इसको न्यू को टू सी बाय लैम्डा कल की थ्योरी, तो इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हिंदी में कहता है डेली तरंग दैर्ध्य। देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, बहुत काम के फॉर्मूला है। डब्ल्यू को टू एच नॉट, डब्ल्यू को टू एस सी बाय लैम्डा नॉट। अभी मैंने आपसे कहा था इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको। बताओ कितना इसका शॉर्टकट? 1243। ये लैम्डा किस में बची? नैनोमीटर में। वर्क फंक्शन किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, बहुत काम आते हैं। ठीक है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये वर्क फंक्शन होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो मेटल की नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी प्रकृति पे, धातु की प्रकृति पे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान नोट कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। ये धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। मेटल की नेचर कैसी है? मेटल की नेचर का मतलब ये होता है, कभी कभी मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, कम रिएक्टिव होती है, तो हर एक का वर्क फंक्शन अलग अलग। जो वर्क फंक्शन सोडियम का होगा ना, वो कभी कैल्शियम का नहीं होगा, वो पोटेशियम का नहीं होगा, वो सीजियम का नहीं होगा। हर एक का कार्यफलन अलग अलग, वर्क फंक्शन अलग अलग। देखो ये बहुत काम की बात है, हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। देखो सारी बात फिजिक्स की पढ़ाई जाती है। आपको जो फायदा हो रहा है कि चलो फिजिक्स की कवर हो गई यहाँ से, लेकिन आपको कुछ क्या कहिए, बस पढ़ना नहीं आता सच्ची में। हमारे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि पढ़ते कैसे, वही अपना 11वीं 12वीं वाला सिस्टम चल रहा है। ध्यान रखना ये बोर्ड एग्जाम नहीं, बस पास होना है। यहाँ तो क्लियर होगा भाई, यस और नो में खाओ।
वहां तो हो गए आप जैसे ही पास, यहाँ तो मतलब ही नहीं। अब एक और बहुत काम की बात है, यहाँ पे ये भी सीख लेते हैं। ये हमारे पास मेटल, हमने इसको पहले मैंने कल भी कहा था, एक सर्किट बना लेते हैं इस तरह से, लाइक दिस। हम इस मेटल पे लाइट डालते हैं। देखो लाइट के डालने से इलेक्ट्रॉन निकलती है। ये बात कल ही बताई गई थी। यहाँ पे बैटरी लगाने के पीछे पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करना। तो भाई साहब यहाँ देख लीजिए, इतना कहने के बाद भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस वायर में यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये कल बताई गई थी बात। अब सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप यहाँ से लाइट डालते हैं, ऐसी एज्यूम कर लो उस लाइट की एनर्जी एच न्यू है। उसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है, ठीक है। जब हम इसको एच न्यू एनर्जी देते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, फ्री होते हैं, फ्री, स्वतंत्र हो गए। उसमें एनर्जी लगती है हमारी वर्क फंक्शन। लेकिन अगर हमने ज्यादा एनर्जी दे रखी है, तो वो उसमें क्या डेवलप कर देती है, काइनेटिक एनर्जी। देखो देखो, इसकी पहले फॉर्मूले को समझना है आपको। जैसे छोटी सी बात, छोटा मैथ से लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकलने के लिए 2 जूल चाहिए, ऐसे मान लो हाइपोथेटिकल। और आपने डाल दिया वहां पे 20 जूल, तो पता क्या होगा, 2 जूल से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वो जो 18 जूल बच गए, वो इलेक्ट्रॉन में इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या डेवलप कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इससे इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देंगे। एक और बहुत काम की बात, अभी कहा था मैंने, ये एनर्जी कौन सी वाली है, मिनिमम। ये कम से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। देखो सोच के देखो, जैसे मैंने भी कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालने किसी को 2 जूल चाहिए, किसी को 4 जूल चाहिए, किसी को 6 जूल चाहिए। मान लो मैं इसको 20 जूल दूं, इसको 20 जूल दूं, और इसको 20 जूल दूं। इसमें काइनेटिक एनर्जी 18, इसमें कितनी आई 16, और इसमें कितनी आई 14। देखो इसको मैक्सिमम, ये याद रखना। ये जो ये फॉर्मूला है, इसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अभी कोई लिखेगा नहीं। वो तो क्लियर हुआ सबको। देखो अपने 12वीं नोट्स उठाओ, फिजिक्स पढ़ो सब लोग, दिमाग लगाओ, कुछ करो यार। देखो वरना मजाक मत समझो, मैं ही कल परसों आना बंद कर दूंगा, वो तो आई देंगे क्या, बेकार, मुझे लगा टाइम वेस्ट हो रहा है। बच्चों में गट्स ही नहीं है, और झूठे सपने देख रहे हैं, देखते हैं। लीजिए, हमने इस फॉर्मूले को ऐसे बना दिया। अब इस वाले फॉर्मूले को ऐसे बना दिया, इसको ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है। अब देखो, अगर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, करके दिखाओ। इस बार फिजिक्स में आया था एक क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना आ गया था। इन दोनों के बीच में ग्राफ आता है अपना, करो ट्राई, सब लोग कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, बनाकर दिखाओ, नोट कर लो पहले इसको। चुपचाप जिसको जो करना करें, करो। बॉयज गर्ल्स जिसमें जितने गट से दिखाए, अपने क्या कर सकते हैं वो करके दिखाए। इनके बीच में ग्राफ बना के दिखाए, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फिजिक्स में हर साल आता है। यार ऐसे मजाक नहीं। आसान होता है ना, सब डॉक्टर्स बन जाते। हमको भी पढ़ना ही नहीं आ रहा, बड़े हमको बहुत ही पीछे हैं। करके दिखा सकते हो, बनाओ, देखो जिसको आता है बना के दिखाए। सामने आवेंगे ईमानदारी से, नहीं आता आराम से बैठ जाओ। आप बना के दिखाओ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जाके देख लो। ये फिजिक्स में आया हुआ है, इस बार बहुत से थोड़ी कर दूंगा। आवाज है, नहीं आता आराम से बैठ जाओ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ? और ये आगे परेशानी रॉन्ग है, ये बताया, ये बना लो। आएगी, समझ रहा हूँ। क्योंकि इनका मीनिंग होता है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे ने और बनाया। चलिए देखिए, अब नहीं बना ना, देखो तो यहाँ देख लीजिए। अब यही तो देखो, ये तो दिख रहा है आपको कि आपने 12th क्लास में क्या किया, फिजिक्स में क्या किया। चलिए ध्यान दीजिए।
देखो पहले तो एक बच्चे ने ना ये वाला ग्राफ, देखो एक मिनट, एक स्टूडेंट ने चलो कुछ बनाया है, देख लेते हैं वो सही है गलत है अलग बात है। ये हमारी समीकरण है, ठीक है, सबको पता है ये हमारी समीकरण है। एक बच्चे ने ये वाला ग्राफ बनाया, देखो अभी कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे बस एक बात का आंसर दो, वो नोट नहीं करेगा। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ बता दो। आप बताओ इसका मीनिंग क्या है, इसकी पर्टिकुलर लिया, बताओ इसका अर्थ क्या है। कहीं पे एक ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। बैठ जाओ आराम से, बैठ के बता दो। आप सब भी बॉयज दिमाग लगाओ, इसमें कोई, आप बता, इनको एक मिनट बोलो तो पहले वो बताना है। चलो आप बताओ। ढाल जीरो है, चलो और बताओ। देखो यही इसका आंसर है। जो काइनेटिक एनर्जी ना, गतिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू फिक्स है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और चाहे घटाएं। तो देख लो आप आराम से, नोट नहीं करना, पहले इसको समझो इस ग्राफ का मतलब क्या होगा। देखो फिर बॉयज बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा फिक्स है बिल्कुल। देखो इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, ये यहीं पर ही बैठा हुआ है। हम इधर चले गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इधर आए तो फ्रीक्वेंसी घट गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं बदली। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलता रहूं काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। अभी मैंने कहा था 20 जूल दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी 18 मिली, इसको 16 मिली, इसको 14 मिली। अगर मैं 22 कर दूं तो क्या बदलेगी नहीं काइनेटिक एनर्जी, 100% बदलेगी, 100% बदलेगी। ग्राफ रॉन्ग है। एक मिनट आराम से देखो पहले, आपका ग्राफ तो ये शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी बदलने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। देख लो, आपका ग्राफ ये शो कर रहा है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलूंगा तो एनर्जी बदलेगी। देखो एनर्जी बदल थोड़ी है, एनर्जी तो है ये। और जब ये बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। देखो जैसे मैंने 20 से 22 करा, काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो गई। अगर मैं इसको 25 कर दूं, काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाएगी। देखो आपके सामने ये ग्राफ गलत। बोलो क्लियर हो रहा है, देखो दिमाग लगाओ। ये ग्राफ तो ये शो कर रहा है कि भी फ्रीक्वेंसी बदलने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, बदलेगी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी को बदल देगी, और एनर्जी बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदलती है। तो ग्राफ रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। इसको देखो जरा एक मिनट। अब एक बच्चे ने ऐसे ग्राफ बनाया, देखो ऐसे ग्राफ बनाया, मान लीजिए किसी ने ये ग्राफ बनाया, इसका मतलब क्या हुआ। पहले इस ग्राफ का मीनिंग बताइए, बताइए जो इसको बोलना है बोले। एक मिनट आप देखिए, इनको कुछ बोलो, बॉयज बताओ, सारे बैठे हैं बताइए। आवृत्ति बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जिस अनुपात में आवृत्ति बढ़ेगी उस अनुपात में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सही कह रहे हैं बिल्कुल। इस ग्राफ का मतलब यही होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। देखो सुनो कैसे, देखो सुनो कैसे। 2 जूल था कार्यफलन, हमने इसे पहले एनर्जी 22 जूल दी, ऐसी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली 22 दी, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 20। अब मैंने 22 की 44 कर दी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 20 की डबल थोड़ा होगी, वो 42 हो गई। देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि उसी अनुपात में काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही। आप जिस अनुपात में फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं वो देखो, यहाँ देख लो, यहाँ देखो सब, दिमाग लगाओ। यार जो पहले 2 जूल था, हमने उसको एनर्जी दी 22 जूल, मिल रही इसको 20 होगी काइनेटिक एनर्जी। 44 देने के बाद तो 42 आ रही। अगर यहाँ 40 आ रही होती, मैं आपकी बात एकदम कह देता, ये डबल तो ये भी डबल, फिर तो आपका ग्राफ सही था। लेकिन ऐसा हुआ थोड़ी ना, तो ये भी गलत। जिन लोगों ने बनाया ग्राफ गलत है। अब इस ग्राफ को कैसे बनाए, अब इसके लिए मैथ्स आना चाहिए। अब इसके लिए मैथ्स चाहिए, बिना मैथ्स के ग्राफ नहीं बनेगा। लोग कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप। देखिए आपको पता है इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है, एक तो ये और एक ये। यहाँ पे ये वाली समीकरण का पालन हुआ है, वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी। आप सब नीट एस्पिरेंट है, वो जेई वाला बच्चा नहीं क्लास, वो जेई वाला स्टूडेंट नहीं, किसी के पास मैथ्स नहीं है अपने से, सब नीट एस्पिरेंट। कौन है जेई वाला, बनाते भाई साहब, आपसे तो उम्मीद थी। वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी फॉलो हो रहा है, और ये एम एक्स प्लस सी होने का मतलब था इंटरसेप्ट माइनस था। ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए। देखिए ये ग्राफ जो आएगा, पक्की बात स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो स्ट्रेट लाइन आ रही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये इसको नेगेटिव एक्सिस से काटेगा। ये जो एक्सिस है ना हमारी, पॉजिटिव वाई एक्सिस है,
ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे काटेगा, ये बहुत जरूरी है। देखो ये है इसका सही ग्राफ। आ रहा है सबको समझ? ये नीचे काटने का मतलब है ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। ये सीधी वैल्यू माइनस में आ तो रही थी, इसने मेरे को बता दिया इसको नीचे काटना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये ना होता, ये ना होता, फिर ग्राफ ये वाला बनता है। समझ रहे हैं सब लोग? अगर ये ना हो तो ग्राफ ये वाला बनता है, लेकिन इसके होने की वजह से इसको माइनस करना पड़ा, तो इसको नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे काटना है। अब बनाइए यार, देखिए, जागिए, मेहनत करिए, मेहनत, ये मजाक नहीं है। मैंने तो बातें खत्म नहीं हो रही, पता नहीं कौन बैठा यार, शर्म ही नहीं आ रही उसको। नहीं, कौन सा बात? चलाए थे आप? क्या हो गया था? जुआ बना रहे थे आप? फ्राइडे, फ्राइडे में रेस्ट करता हूँ मैं ना। भैया क्लियर हुआ? इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। जरा एक बात दोबारा देख लीजिए, कुछ पूछ रहे हैं, दोबारा सुनिए। एक मेटल है, ये उसका वर्क फंक्शन 2 जूल कार्यफलन। हमने इसको 22 जूल एनर्जी दी, 22 जूल। जब 22 दी तो दोनों खर्च हो गई, 20 से मिल गई। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। 22 दे दी, दो खर्च उसको निकालने में हो गई, 20 उसको मिल गई काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म। आई बात सर? अब हमने 22 की जगह 44 कर दी। जैसे ही हमने इसको 44 करी, दो फिर खर्च हो गई। इस बार कितनी मिली काइनेटिक एनर्जी? 42। ये सिखाना चाह रहा था। 40 नहीं मिली तो सोचे कि आपने इसको डबल करा, वो भी डबल हो जाएगा। ये वो नहीं हो रहा, वो तो डबल से ज्यादा हो। मान लो मैं इसको अब यहाँ पे 66 में लेता हूँ, इसका 3 गुना कर दिया मैं। 3 गुना करने का मतलब जानते हैं कितनी एनर्जी मिल रही है इसको? आप 64 जूल। देखो आप, हर बार एनर्जी जो आएगी वो मोर देन डबल जा रही है, इसलिए वो ग्राफ गलत हुआ था, जो ये ग्राफ हमारा, इसे गलत करने के पीछे कारण हमारा ये। आई बात सबको समझ? अभी आए अच्छे से? अब देखो एक और सवाल आपसे पूछते हैं, देखते हैं कौन, वही है ना कि आपने कुछ करा 11वीं बार में नहीं करा, आप भी तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप भी कुछ नहीं कर गया यार। इस ग्राफ को देख के बताओ इसका स्लोप कितना है, इसको हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। तो इसका स्लोप कितना है? इसकी प्रवणता कितनी है? बताइए। करेक्ट। आप लोग भी बताइए, बाकी लोग सोचिए क्या होता है स्लोप। ये जो एम है, सही बात है, इसका स्लोप कितना है? एच। इसकी प्रवणता एच, ये जो है ना एम, एम का मान है, ये होता है। ठीक है, अभी नोट नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है इस ग्राफ के बारे में, अभी एक साथ लिख लेंगे, स्लोप पता लग गया हमें, आगे ना निकालना। ये जो एम होता है इनके ना, इनको तुलना करो, इसको तुलना करना बोलते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब देखो, एक्स की जगह फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन एम की जगह क्या आएगा? एक्स फ्लैक्स फोर्स। अभी को लिखेगा नहीं, अभी को लिखेगा नहीं। अब एक काम की बात और है, जो ये वाला पॉइंट, देखो इस पॉइंट के अंदर एक बहुत खास बात है। फिर एक छोटा क्वेश्चन मैथ्स का, इससे पूछू, बताना, बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? बस बोलो, ट्राई करो, आप मत बोलना बीच में। अरे हाँ जी बोलिए। एक मिनट, ये लोग भी ट्राई करें ना। बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, आप बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जो ये पॉइंट है, ये बिंदु है, इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? ठीक है, जिनको नहीं आता सीख लो। इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? कहीं भी देख लो, जीरो। ऐसे ही इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है।
भाई इस पूरी की पूरी लाइन देख लो, आगे पूरी एक्सिस बनी हुई है, पूरी अक्ष बनी हुई है, इस अक्ष पे इसकी वैल्यू जीरो रहती है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इस जगह काइनेटिक एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो कुछ जानता है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है फिर? जब जीरो काइनेटिक एनर्जी है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है बताओ? फिर कंपेयर कर लो, फिर आप ऐसा कर लो, देखो देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देना, एच से एच काट देना, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो ये पॉइंट है ना, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड। देखो दोबारा देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखो, इसको जीरो रखो, लीजिए ये ऐसे आ गया, आया नहीं आया? इसको इधर ले आओ, माइनस से माइनस कट कर दो, एस से एच काट दो, न्यूज को तो क्या आ गया? नॉट। तो आपके सामने जो यह फ्रीक्वेंसी है उसका नाम है थ्रेशोल्ड। देखो ये दूसरा क्वेश्चन बना दिया हमने, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, देखिए बोलो आ रहा है समझ? पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के ये पता लगे इसका स्लोप कितना है, ग्राफ बना के ये पता लगे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो याद इसी को नहीं करना, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है कि याद रट रहे हैं, समझने वाला दिमाग लगाना। एक और क्वेश्चन देखो आपसे, देखो अभी 30 सवाल में क्रिएट कर रहा हूं, जिससे पूछू बताना, अभी बात किसी को नहीं करनी चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, आप क्वेश्चन देखो बस। देखो ये मेरे पास चार ग्राफ है, चार मेटल है अलग अलग, ए बी सी डी, चार मेटल है, चार धातु है, चार मेटल है ये बताओ इन चारों में किसका वर्क फंक्शन मैक्सिमम है, किसका कार्यफलन अधिकतम है? पूछ रहे हैं अपने में से बाकी लोग, बताओ खड़े हुए बोलो। वो डी बोला मैंने, एबीसीडी। अच्छा क्यों, क्यों डी? या तो बिल्कुल सही रहे हैं आप, क्यों? वो आगे जा रहा है इसलिए, इसके बाद भी वो आगे जा रहा है इसलिए, वो ये तो रीजन नहीं हुआ ना। ये चार धातुएं एबीसीडी है, डी एल आस्ते, मैक्सिमम वर्क फंक्शन किसका, अधिकतम कार्यफलन किसका, बताओ क्यों? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं, आप बताओ दोबारा बताओ। वो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग ऊपर भी जाऊंगा, बट फ्रीक्वेंसी को एंटीक्लॉकवाइज सॉरी, इसका आंसर है, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी है, ये भी है, इसकी सबसे ज्यादा है। और जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। डब्ल्यू स्कोर टू क्या होता है? एच न्यू नॉट। अगर ये बड़ा तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर रीजन था, जो आप कह रहे थे वो सही था, आपका भी सही रीजन नहीं था। यहाँ पे मैक्सिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है? डी वाले की है, देख लो। जब न्यू नोट बड़ा है तो डब्ल्यू अपने आप बड़ा हो जाएगा, अपने आप वर्क फंक्शन बढ़ा दो। कितने सारे क्वेश्चन बने, सब फिजिक्स बुक के अंदर मिलेंगे, आप फिजिक्स की बुक उठाओगे सब सारे के सारे वहां पे क्वेश्चन है। नोट करो, नोट करना चाहते हैं आप देख लीजिए। इस पॉइंट पे क्या था, क्या था इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी का था? थ्रेशोल्ड। ये भी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, जितना आगे जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर ये बड़ा होगा तो ये अपने बढ़, रिलेशनशिप डायरेक्ट ये बेसिक समानुपाती, जो आप कह रहे थे गलत कह रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे, हमारे समझे हुए नहीं होंगे, बहुत कम उम्मीद है सिलेक्शन। इसको फटाफट जल्दी इसको बनाना बनाए, स्लोप लिखना स्लोप लिख ले, एज यू लाइक, ग्राफ तो एटलीस्ट बना ही ले। अच्छा इन चारों में स्लोप किसका मैक्सिमम है? एबीसीडी में से मैक्सिमम स्लोप किसका है? तुम जरूरी
भाई आप लोग भी बोलिए ना, अब एक दो बच्चे से पूछेंगे, आप सभी बोलो। सबका स्लोप बराबर है, कांस्टेंट है, कितना है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शी इज राइट। देखो चारों के स्लोप बराबर है, वेल डन। चारों में ये एंगल बराबर आ रहा है, चारों के स्लोप बराबर है। चारों के स्लोप कितने कितने हैं? ये वाला एच। गुड। ठीक है, लिख सकते हैं, देखो आप भी सोचो। अब एक बच्चे ने बताया ना, तो आप भी कोशिश करो, आप भी ट्राई करो। चारों के स्लोप बराबर है, लेकिन चारों में मैक्सिमम वर्क फंक्शन आखिरी वाले का, अधिकतम कार्यक्षमता आखिरी वाले का। देखो ये होता है कंपटीशन, चीजें क्लियर करनी पड़ती है, समझ नहीं पड़ती। अगर समझ आ गया तो अपना कंपटीशन क्रैक हो जाएगा। चलो ये बात क्लियर हुई, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस फॉर्मूले से बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक हमने पहले फॉर्मूला सीखा, इससे भी काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक छोटा फंडामेंटल और सिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वो क्या है। सब ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में आपने पढ़ा है, लेकिन क्या है ना, वहां पे भी समझ के नहीं पढ़ा था, नोट्स ही बना लिए थे बस। आज भी वही कंडीशन खड़ी है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। वहां समझा होता तो कितना आसान होता है। अब देखिए खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी टीचर ने बताया नहीं, बस हमने भी लिख लिया। अब वो चीज 11th 12th में होती है, कंपटीशन में नहीं होती है। आपको बोलना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी ग्राफ क्यों बन रहा है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, समझ कहां से आएगा। वो तो आप लिखते जाओ, ये सब नहीं। इसलिए घर पे खुद कोशिश भी किया करें, अपने नोट्स उठाओ, नोट्स को पढ़ो। कुछ चीज समझ नहीं आए बताओ, मैं हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी मैं आप। चलिए अब यार दोबारा इस टॉपिक पे आइए, दोबारा इस फिगर पे आइए। देखो हम क्या कर रहे हैं, बस ध्यान दो। शुरू से हमारी स्टोरी चल रही है, मेटल है, मेटल पे लाइट डाली, यहाँ से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करता हूँ। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ से एनर्जी कम कर देते हैं। सुन लो, पहले हमने एनर्जी यहाँ पे अब कम कर दी। बताओ ये एनर्जी कम करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम पहुंच पाएंगे। बोलो होगा नहीं होगा? भाई हमने एनर्जी कम कर दी। हमारे एनर्जी कम करने से अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो बड़े कमजोर थे, जिनके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी भी पहुंच ही नहीं पाने थे, थोड़ी सी एनर्जी और कम कर दो, क्या होगा? फिर कम पहुंचेंगे। फिर कम कर दो, फिर कम पहुंचेंगे, ऐसे ना करंट कम होता रहेगा। नो डाउट करंट कम प्रोड्यूस होगा कि आप एनर्जी कम करते जा रहे हो। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? हर तरह का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा ना, सोच के देखो। जैसे आप सब देखिए क्लास में, मान लो हमारे 100 बच्चे बैठे हुए, आपका कोई टेस्ट होता है, और बहुत इजी टेस्ट है, तो हो सकता है आपके सबके फुल मार्क्स आ जाए, 100 में 100 नंबर ले आएगा। थोड़ा टेस्ट को टफ कर दो, कुछ बच्चे फेल हो, और टफ कर दो, और फेल हो, ऐसे टफ करते करते बच्चे यहाँ पे घटते चले जाएंगे। पहले 100 पास हुए थे, अब 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, ऐसा नहीं। अभी भी बच्चे पास नहीं होंगे, होंगे, लेकिन अब फेल वाले बच्चे निकलते जा रहे हैं। जो कमजोर बच्चे थे वो आउट होते जा रहे हैं। ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, कम होने से करंट कम हो रहा है। अब सुनो, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हो, ध्यान में। हमने क्या करा, ये कनेक्शन यहां से निकाला, ये कनेक्शन यहां से निकाला, इस तार को इस बार यहां जोड़ दिया, इस तार को यहां जोड़ दिया, उल्टा कर दिया हमने। हमने बैटरी कनेक्शन उल्टे कर दिए। देखो बैटरी कनेक्शन उल्टे करने से क्या होगा, देखो एक बार रुक जाना, दोबारा बना दो डायग्राम। इस बार बैटरी कनेक्शन उल्टा कर दिया हमने। देखो बच्चों, हमने इसको माइनस से बना दिया, माइनस ही निगेटिव बना दी प्लेट में। फिर लाइट डाली हमने, क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सुनो, अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन से बने? जिनके पास अच्छी खासी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। देखो बात पे गौर करना, ठीक है, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस में रिपल्शन होता है। उसके बावजूद अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच सकते हैं, जिनके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी, जिनके पास बहुत काइनेटिक एनर्जी अभी भी पहुंच जाएंगे। हमने इसको और माइनस कर दिया, अभी भी पहुंच जाएंगे। फिर और माइनस कर दिया, अभी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक मोमेंट पे ऐसा हुआ, माइनस करते करते जब हमने इतना माइनस कर दिया कि जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी पहुंचने से मना कर देगा। पहुंच ही नहीं पाएगा, रिपल्शन हो जाएगा ना, वो यहां पहुंच नहीं मानेगा, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाना? क्योंकि हमने इसको इतना माइनस कर दिया, इतना माइनस कर दिया कि आपस में अच्छा खासा रिपल्शन हो। आप समझ पा रहे हो? जैसे हम अपनी क्लास की बात अभी कर रहे थे, 100 बच्चे हमारी क्लास, एक टेस्ट हुआ बहुत आसान, सबके 100 में 100 नंबर।
और टेस्ट टफ करते हैं, 90 बच्चे पास, 80 पास पास, 70, ऐसे करते करते आखिरी में 2-4 ही बच्चे रह गए, ज्यादा नहीं रहे। अब पेपर को हमने इतना टफ बना दिया कि वो 2-4 के 2-4 भी फेल हो। ऐसा हो सकता है। वही चीज यहाँ पर है, जो हमारा सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन था ना, जिसके पास मैक्सिमम कैंडिडेट, वही पहुंचने से मना कर दे। तो जो हमने यहाँ पोटेंशियल लगाया, उस पोटेंशियल का नाम क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि उसने हमारे सबसे अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दिया, रोक दिया। देखो उसको रोक दी। उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जाके देख लो, आपके नोट्स में लिखा हुआ है फिजिक्स में, ढूंढो वो नोट्स कहाँ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक बात और सुनो, आपने कभी फिजिक्स में एक बात पढ़ी है, अगर हम पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे, आवेश से गुणा कर दे, तो रिजल्ट क्या आता है? एनर्जी, ऊर्जा। ये ऊर्जा बन जाती है अगर आपने आवेश को विभवांतर से गुणा किया। अब यहां पे भी ऐसे ही हुआ, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्यू से पहले मल्टीप्लाई करो, ई से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। पता है इसने अगर, इस एनर्जी ने हमारे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोका, अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इसका मतलब दोनों की एनर्जी कैसी है? बराबर। आई बस। इस पोटेंशियल ने क्या किया था? इस पोटेंशियल ने हमारे सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया था। तो इस पोटेंशियल से हमने एक एनर्जी निकाली। वो एनर्जी किसके बराबर है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। नीचे एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए ये बन गया। बताओ ये फॉर्मूला आया समझ नहीं आया? दोबारा देखो सब लोग, देखो ना, जागो थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दो। ये वाला एग्जांपल देखो ना, कि 100 बच्चों का टेस्ट हो गया, 80 पास, 70 पास, ऐसे करते करते इसको जम लो। अब पेपर को हमने इतना टफ बनाया, जो हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा था उसने भी सरेंडर कर दिया, उसके भी 0 मार्क्स आ गए समझ। इसलिए हमने क्या करा, हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इस एनर्जी के इक्वल रख दिया। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी जैसे हम एक फॉर्मूला ये पढ़ के आते हैं, अभी ग्राफ नहीं बना रहे थे इसके ऊपर। अब हम चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ईवी जीरो या ईवी नॉट कह सकते हैं। हमने इसको ईवी नॉट से रिप्लेस कर दिया ऊपर से, तो ये भी हमारी क्वेश्चन बन जाती है। कैसे भी इसको न्यूमेरिकल में यूज करवा सकते हैं, नोट कर लो उसको भी। तो अभी बोलो, पोटेंशियल नेगेटिव करते करते इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया, कि जो हमारा बेस्ट इलेक्ट्रॉन था ना, बेस्ट इलेक्ट्रॉन, उसने भी पहुंचने से मना कर दिया। जो हमारा मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसने भी पहुंचने से मना कर दिया कि मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आपने उसको इतना निगेटिव बना दिया। आई बात कुछ समझ? नोट करिए। पीछे हम लोग, एग्री क्लियर हुआ है? उसके कमांड सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का दुष्ट प्रभाव। जाके ढूंढो, और फिजिक्स बुक में तो इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर, आप लेकर आओ सारी की सारी प्रॉब्लम्स। वो बुक है आपके पास करने के लिए घर पे? तो प्रैक्टिस बुक है, वो बुक खरीदी? एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं होगा इस जमाने में। आप लोग देखा, आपने बुक्स भी खरीदनी रखनी। चलिए फाइनल हो गया, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल। अच्छे से आना चाहिए, और जाके देख लो, नीट पे हर साल प्रॉब्लम है इस टॉपिक के ऊपर। फिजिक्स में यहाँ से 100% क्वेश्चन है। अब लेकर आइए, कोई भी दिक्कत हो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पहले इनको समझिए, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी एक भी क्वेश्चन नहीं पाएगा आपसे। तो ये होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो एक बात आपको और सिखानी है। अब एक बात तो पता लग रही है ना, कि पूरे टॉपिक में फ्रीक्वेंसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सारा काम फ्रीक्वेंसी ही कर रही है। तो कहने का मतलब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिल्कुल सही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये सारी बातें एक्सप्लेन कर पा रही है, वरना कल की तो वेव थ्योरी तो फेल हो गई। अब एक बात आपको और सिखानी है। अब नोट करिए हेडिंग ऑफ इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में तीव्रता बोलते हैं। प्रकाश की तीव्रता कहते हैं ना,
इंटेंसिटी की बात, जैसे कल भी मैंने कहा था, मान लो हम धूप में खड़े हुए हैं इस टाइम, बहुत अजीब लगेगा, खड़े हो ही नहीं पाएंगे। इस टाइम धूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। किसी को पता है तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है? बता सकता है आप में से बच्चा को इंटेंसिटी की तरफ पीछे क्लियर, आपको इंटेंसिटी क्या होती है, क्या होती है तीव्रता? एनर्जी नहीं होती है। हाँ, ये होती है नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। ये होती है नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। ये एनर्जी नहीं होती, ये फोटोनों की संख्या होती है, एकांश क्षेत्रफल पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या। एनर्जी नहीं है ये, मेरे को ध्यान रखो इस बात का, ऊर्जा नहीं है ये। जैसे मान लो हम धूप में खड़े हो गए अभी, 2 मिनट में वहां से हिल जाएंगे, उसके पीछे रीजन बदल गया। इस टाइम धूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारी बॉडी पे यूनिट एरिया पे एकांश क्षेत्र में फोटोन ज्यादा गिरेंगे। तो ज्यादा फोटोन गिरने से वहां पे हम खड़े हो ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप पढ़ के देखो, इंटेंसिटी कहीं से भी एनर्जी नहीं है, फोटोनों की संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया। लिख लो, चाहे लिखना चाहते हैं इसको, नोट कर लीजिए, समझिए इस बात को। इंटेंसिटी कहीं से भी एनर्जी नहीं है, फोटोनों की संख्या है। और वो फोटोन जो किस पे फॉल कर रहे थे, पर यूनिट एरिया, एकांश क्षेत्रफल पर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो आपको एक बात सिखाते हैं, बड़ी काम की है, ध्यान देंगे। देखो देखो, जैसे मान लीजिए फिर से हमने एक मेटल, एक धातु है, हम उस पर लाइट डालते हैं। हमने लाइट की ना इंटेंसिटी को डबल कर दी, सुना ध्यान से। अच्छा बताओ, इंटेंसिटी को डबल करने से क्या होगा? फोटोन भी डबल हो गए, ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं। ज्यादा फोटोन गिरने का मतलब क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये फोटोन ज्यादा गिर दिए ना आपने, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट कर रहे हैं। जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से ज्यादा बाहर आएंगे। बोलो आया समझ नहीं आया? दोबारा सुनो, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है फोटोनों की संख्या बढ़ाना। जितनी फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, उतना इलेक्ट्रॉन से संपर्क ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट हो रहा है। मान लेते हैं पहले इंटेंसिटी 10 थी और 20 हो गई, तो 20, देखो पहले 10 इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट था, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट होगा। नेचुरल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अपने आप होगा। लिखो इस बात को, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी number of photoelectrons increases. On increasing intensity, number of photoelectrons increases as number of photoelectrons increases as greater number of photons, as greater number of photons comes in the contact of, as greater number of photons comes in the contact of greater number of electrons, as greater number of photons, as greater number of photons comes in the contact of greater number of electrons, as greater number of photons comes in the contact of greater number of electrons। इसलिए कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। आई बात को समझ? देखो टॉपिक पूरा हो गया हमारा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में, सारी बात समझाने में रोल किसका है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक की थ्योरी सारी काम आ रही है, वही सब बातें बता रही। वेव थ्योरी तो हमारी फेल हो गई। अब देखो, हम यहां से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष कहते हैं इसको। देखो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, अब एक निष्कर्ष निकालते हैं जो हमने सब पढ़ा है, इससे क्या करोगे। देखो ध्यान देना, देखो प्लैंक की थ्योरी बोलती है, दोबारा से कुछ बातों को रिपीट कर रहा हूं, कि रेडिएशन कैसे आते हैं, देख बिना देखे बताओ। डिसकंटिन्यूअस, ये कैसे आ रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी। देखो अब दो बातों को समझ, एक तो रेडिएशन ऐसे आ रहे हैं, टूट टूट के आ रहे हैं, हम बोलेंगे सिंपल है, टूट टूट के आ रहे हैं। बताओ ये किसकी नेचर है, वेव की या पार्टिकल की, तरंग की या कण की? सही बात है, ये पार्टिकल होने का इंडिकेशन, ये पार्टिकल होने का संकेत है। अच्छा, एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी,
तो आवर्ती, बताओ आवर्ती किसकी होती है, पार्टिकल की, वेव की? वो वेव की होती है। देखो अब कितनी अजीब बात हो रही। प्लैंक की एक बात ये कह रही है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर, दूसरी बात ये कह रही है उसके पास वेव नेचर। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया। लिखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए, द अबव डिस्कशन कंक्लूड्स, द अबव डिस्कशन कंक्लूड्स, जो ऊपर का डिस्कशन हमारा हुआ ना, ये इस बात को मतलब निष्कर्ष से निकल के आया दैट रेडिएशंस हैव, रेडिएशंस हैव डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव, द्वैती प्रकृति से कहते हैं डुअल नेचर। अब आगे से पूछा लाइट की नेचर क्या है, तो डुअल नेचर क्या है। रेडिएशन की नेचर कैसी है, डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव। तरंग प्रकृति भी है, कण प्रकृति भी है, उसमें दोनों गुण है। वो तरंग की तरह भी बिहेव कर सकती है, एज अ कण भी बिहेव कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं। और हमारी जो वेव थ्योरी है वो फेल है। वो जो एनर्जी का फॉर्मूला की इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चला है। बोलो सबको आगे समझ। देखो सारा डिस्कशन पूरा, फिर जाके क्वेश्चन ढूंढो, फिजिक्स की बुक निकालो, वहां से मिलती है प्रॉब्लम्स। दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे, लेकर आओ आप, डाउट पूछो अपने, तो पता लगता है हमने कितना सीखा। ठीक है, इट इज क्लियर, ये फाइनल हो गया, फाइनल हुआ। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो पहले आप, चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर। देखिए, if frequency of light is doubled, if frequency of light is doubled during photoelectric effect, if frequency of light is doubled during photoelectric effect, how will kinetic energy change? How will kinetic energy of photoelectron change? How will the kinetic energy of photoelectron change? If frequency of light is doubled during photoelectric effect, how will द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज। ये फिजिक्स में आता है क्वेश्चन हर साल। देखो अब इसके मैं इसके आपको ऑप्शन देता हूं, आप पहले आराम से पढ़ के देखो। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, पहला ऑप्शन डबल हो गया, अगर वो डबल तो वो डबल। दूसरा ऑप्शन हाफ हो गया, हाफ, हाफ। तीसरा ऑप्शन है मोर देन डबल। चौथा आंसर है नन ऑफ दीज। ये मान लेते हैं। अब आप बताओ इनमें से क्या सूटेबल है। ये क्वेश्चन है फिजिक्स में हर साल आता है। आराम से सोचो पहले, सब सोचो आराम से। फ्रीक्वेंसी को डबल करा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। बॉयज दिमाग लगाओ, एफर्ट्स करो, पूरी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी की आवाज नहीं आई, करी करी शाबाश, जल्दी से। हाँ जी, थर्ड, मोर देन डबल, पक्का। Good. बाकी गर्ल्स साइड भी ट्राई करके देखिए, क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग। थर्ड, मोर देन डबल। चलो और देखिए बाकी लोग भी ट्राई करें, पीछे बैठे इधर लास्ट में, आप लोग भी रिप्लाई करो लास्ट में, क्या आंसर आ रहा है आपका। करिए करिए, शाबाश। कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या काइनेटिक एनर्जी पे डबल हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या मोर देन डबल हो जाएगी, क्या कहना चाहिए। पक्का मोर देन डबल, सही कह रहे हैं। देखो इसका आंसर थर्ड है। देखो अभी ना मैंने आपको एक बात समझाई थी, याद है, इनका पॉइंट था कि एक मेटल का ऐसे अज्यूम कर लो, एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन 2 जूल है, मैंने उसको 22 जूल दिए, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आई थी, 20। इसको डबल करने से क्या हुआ था, कितनी आ गई थी काइनेटिक एनर्जी, 42। याद है आपको, मोर देन डबल। सही आंसर यही, बोलो क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हर साल फिजिक्स में आता है, हर साल। जाके ढूंढो, या तो बुक्स खरीदो। ये जैसे आप जी रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी पढ़ ली, ये कुछ नहीं होता है, ये बच्चों वाली किताबें हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, इसमें से होमवर्क दे दिया। ये एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, ये कोई बायो क्लास नहीं।
आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी, अदर बुक्स भी ली हुई, बुक्स होनी चाहिए सबके पास जिससे क्वेश्चन कर सके। अब कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस, बुक से होगी। ठीक है ना, ये फिनिश हुआ। बस देखो आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना ही कर पाएंगे। बाकी आप घर जाके इसको अप्लाई करो, प्रॉब्लम्स करो, फिजिक्स बुक से क्वेश्चन करो, आपको बार बार कहते हैं